आप सभी को नमस्कार। साप्ताहिक करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज के करंट अफेयर्स की जो प्रोग्राम है ये हम बात करने वाले हैं 28 जून से। डेट इसको आपके थंबनेल पे भी स्पष्ट है। 28 जून से 10 जुलाई के बीच के करंट अफेयर्स की हम बात करने वाले हैं। बाकी के जो करंट अफेयर्स, क्योंकि अब आपका ये रेगुलर रहेगा, क्योंकि संस्थान में उपस्थित हो गया हूं तो अब रेगुलर रहेगा करंट अफेयर्स, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आपकी छूटी हुई हैं वो, जैसे अप्रैल माह के बाद से मई का आपका छूटा हुआ है, जून का, तो उनको क्या करते हैं हम, जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स होता है, जब भी कोई घटनाक्रम, हम मान लीजिए किसी राज्य विशेष की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां के जो पूर्व में घटनाक्रम हुए हैं उसको भी हम इसी में इन्वॉल्व कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो आपको कुछ भी छूटने नहीं पाएगा। ये आपको देख कर चलना है। तो करंट अफेयर्स की जो हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे बात करेंगे 28 जून से 10 जुलाई के बीच की करंट अफेयर्स की बात करेंगे और समग्रता से चीजों को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 28 जून से 10 जुलाई ये तिथि थंबनेल पर भी स्पष्ट है, जिससे आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम करंट अफेयर्स आज देखने वाले हैं, फुटबॉल घटनाक्रम से हम शुरू करेंगे, ठीक है। अपनी चर्चा जो है वो फुटबॉल घटनाक्रम से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं एक खिलाड़ी थे जिनका नाम है अली देई। अली देई एक खिलाड़ी हैं। अली देई वर्तमान समय में ये संन्यास ले चुके हैं। फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में इनकी गिनती होती है और ये संबंधित हैं ईरान से, ठीक है। तो ईरान के फुटबॉलर हैं अली देई, जिन्होंने अब संन्यास ले लिया है खेल से। इनके द्वारा जो कुल अपने कैरियर में जो कुल गोल किए गए थे, उस गोल का रिकॉर्ड बराबरी कर लिया है किसने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर हैं और इन्होंने किसकी बराबरी कर लिया है? अली देई के किए गए गोल के रिकॉर्ड की बराबरी कर लिया है। तो दोनों नाम आपको याद आना चाहिए कि अली देई जो है इनका संबंध है ईरान से है, एक फुटबॉलर हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी एक फुटबॉलर हैं और ये पुर्तगाल के हैं। दो नाम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे बात हो रही है फुटबॉल की, तो फुटबॉल की जो गवर्निंग बॉडी है उसको बोलते हैं फीफा, ठीक है। फीफा का यदि फुल फॉर्म की हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो जो फुटबॉल की शीर्ष बॉडी है, सर्वोच्च जो संस्था है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो ज्यूरिख में है। और ये कहाँ पे है? ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, जहां पे फीफा का मुख्यालय है। अब फीफा की जब हम बात कर रहे हैं, हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीजें याद आनी चाहिए। क्या याद आनी चाहिए? सबसे पहली बात, फीफा की जब हम बात करते हैं तो फीफा के वर्ल्ड कप जो थे विभिन्न कैटेगरियों के, वो प्रस्तावित थे, जिनको कोविड के चलते आगे के वर्षों के लिए टाल दिया गया है। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहले फीफा का जो वर्ल्ड कप था, पहला था अंडर 17 वर्ल्ड कप। ये 2021 में होने वाला था, लेकिन अब इसको 2023 में प्रस्तावित कर दिया गया है। और जब 2023 में ये खेला जाएगा तो कहां पे खेला जाएगा? पेरू में खेला जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से इनका था अंडर 20 वर्ल्ड कप। अंडर 20 वर्ल्ड कप जो था ये भी 2021 में प्रस्तावित था। अब इसको क्या कर दिया गया है? 2023 में इसको भेज दिया गया है। 2023 के लिए इसको प्रस्तावित कर दिया गया है और ये कहां पे खेला जाएगा? इंडोनेशिया में खेला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फीफा का जो मेंस का था वर्ल्ड कप फीफा, ये आयोजन इसका होना था, वर्ल्ड कप जो आप कह सकते हैं, 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? 2022 में कतर में किया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि फीफा का आगामी जो वर्ल्ड कप है वो विश्व चैंपियनशिप है, कहां पर खेली जाएगी? ये खेली जाएगी कतर में, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें आपने देखा कि अली देई जो है ये खिलाड़ी हैं, कहां के? ईरान के खिलाड़ी हैं। और जैसे ही बात ईरान की आती है, आपको याद आना चाहिए, ईरान आपका देश है, दूसरा देश है यूएई। दोनों में कुछ द्वीपों को लेकर विवाद है।
जिसके कारण ये जो रीजन है ये लगातार चर्चा में रहता है, और चर्चा में रहने के कारण यहाँ से संदर्भित प्रश्न, भूगोल के काफी प्रश्न बनते हैं जो आपकी परीक्षाओं में देखने को भी मिलते हैं। किस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं? सबसे पहली बात, यहाँ पे कुछ जल संधियां हैं, जैसे एक प्रमुख जल संधि है हॉर्मुज जल संधि। तो अक्सर पूछा जाता है कि हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ईरान और यूएई को अलग करती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हॉर्मुज जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है, तो ये जोड़ती है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे हम बात करते हैं ईरान की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईरान की एक सीमा तो लगती है फारस की खाड़ी से, लेकिन दूसरी सीमा लगती है कैस्पियन सागर से। अब हम जब कैस्पियन सागर की बात कर रहे हैं, तो आपका होमवर्क बनता है, कई बार मैंने आपको बताया है कि कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश हैं जो सीमा बनाते हैं, कई बार मैंने बताया है। आज ये आपका होमवर्क रहेगा कि कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, उन देशों के नाम, उन देशों की राजधानियों के नाम और उन देशों की मुद्राओं के नाम, ये आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। यदि आप रेगुलर हमारे व्यूअर हैं, रेगुलर आप हमें देखते हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो निश्चित रूप से आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब देंगे। हॉर्मुज जलसंध की हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब इस रीजन में यदि हम देखें तो आप देखेंगे कि ये जो पूरा गल्फ का रीजन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे लगातार यहाँ पे यदि हम देखें गृह युद्ध चलते रहते हैं, कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे गृह युद्ध चलते रहते हैं। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री हैं जो इस संदर्भ में चर्चा में है। आप जानते हैं कि स्वेज नहर इन दिनों काफी चर्चा में थी, क्योंकि वहां पे लगातार 2 घटनाक्रम हुए थे जो पोत फंस गए थे वहां पे, जिसके कारण पूरा यातायात प्रभावित हुआ था स्वेज नहर का। तो स्वेज जो नहर है उस रीजन से लाल सागर महत्वपूर्ण हो जाता है, और लाल सागर जैसे ही महत्वपूर्ण होता है तो जो भी देश हैं जो लाल सागर से सीमा बनाते हैं वो आपके फिंगर टिप पर होने चाहिए। ठीक है, तो लाल सागर से सीमा बनाने वाले कौन कौन से देश हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में आज शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो करंट अफेयर्स हम देखने वाले हैं ये केरल से संबंधित देखने वाले हैं। केरल से संबंधित अब हम करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। ठीक है, केरल एक महत्वपूर्ण राज्य है भारत का, और करंट अफेयर्स के दृष्टि से भी केरल हुआ, उड़ीसा आपका राज्य हुआ, तेलंगाना हुआ, इन सब से डेली की यदि हम देखें तो 1 से 2 न्यूज अवश्य रहती है। ठीक है, तो केरल के बारे में क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले यहाँ की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इतनी बेसिक जानकारी है जो हर किसी छात्र को जो 1 दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए। ठीक है, अब केरल की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि केरल ने अभी हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए, मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। किसके लिए? मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है, और इसका नेतृत्व करेंगे पी सहदेवन। तो यदि आपसे पूछा जाए कि केरल सरकार ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, तो आपको जवाब देना है पी सहदेवन। अब बात हो रही है मछुआरों की, तो आप जानते हैं मछुआरों की जब बात आती है, क्योंकि इनकी आजीविका जो है वो मछली पर निर्भर होती है। ठीक है, मछली से संबंधित व्यवसाय करते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत का कौन सा राज्य जो मत्स्यन में शीर्ष पर है, तो आपका जवाब होगा तमिलनाडु। मत्स्यन में सबसे ज्यादा मछली का जो उत्पादन होता है वो आपके तमिलनाडु राज्य से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और मछुआरों की बात कर रहे हैं, केरल की बात कर रहे हैं, तो एक योजना भी केरल राज्य सरकार ने चलाई थी जिसका नाम था परिवर्तनम योजना। परिवर्तनम योजना ये भी थी, मछुआरों से संबंधित योजना थी, और इसको भी चलाया था केरल राज्य सरकार ने। तो परिवर्तनम योजना को भी हमें देखना है। इसके साथ साथ आपको पता होगा स्मार्ट किचन योजना इन्होंने शुरू किया था। केरल राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना भी शुरू किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि स्मार्ट किचन योजना किस राज्य सरकार की है। इसके अतिरिक्त नॉलेज इकोनॉमी मिशन इन्होंने शुरू किया था। नॉलेज इकोनॉमी
मिशन भी इन्होंने शुरू किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये भी केरल राज्य सरकार की योजना है। इसके साथ साथ स्नैक पीडिया भी इन्होंने बनाया है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्नैक पीडिया किस राज्य सरकार ने बनाया है, केरल राज्य सरकार ने बनाया है। भारत की पहली जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है वो भी केरल में खोली जा रही है। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है ये भी केरल में खोली जा रही है, ओपन की जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। जेंडर पार्क आपका केरल में बना है। स्मार्ट आंगनबाड़ी योजना प्रमुख योजना है केरल राज्य सरकार की, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने शुरुआत किया था केरल राज्य सरकार की, और शुरुआत हमने किया था कि मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक समिति बनी है जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं पी सहदेवन। अब अगर हम पी सहदेवन की बात कर लें कि भाई सुरक्षा के लिए मछुआरों की एक समिति बनाई गई है, तो बहुत सारी समितियां बनती रहती हैं, जिनमें से वर्तमान समय में जो कुछ समितियां प्रमुख हैं जो चर्चा में रहती हैं उनकी भी बात हम कर लेते हैं। जैसे योग, अभी विश्व योग दिवस मनाया गया, तो योग के प्रचार प्रसार के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है HR नागेंद्र कमेटी। ठीक है, HR नागेंद्र कमेटी योग के प्रचार प्रसार के लिए बनाई गई है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद राजीव जैन कमेटी एक बनाई गई है, ये और भी महत्वपूर्ण है, राजीव जैन कमेटी। और राजीव जैन कमेटी क्यों बनाई गई? आप जानते हैं बंगाल में जब चुनाव हुए विधानसभा के, उसके बाद हिंसा हुई थी, तो चुनाव बाद हिंसा, जो बंगाल में चुनाव बाद हिंसा हुई है उसकी जांच के लिए, उस पे कारण क्या है उसको जानने के लिए जो समिति बनाई गई है उसके प्रमुख हैं राजीव जैन। तो ये दो समितियां आपको प्रमुख रूप से याद रखना है, पहला HR नागेंद्र कमेटी, दूसरा राजीव जैन कमेटी। और जैसे ही हमने बात किया कि विश्व योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो विश्व योग दिवस जो मनाया जाता है, यदि हम बात करें भारत में कौन सी संस्था मनाती है, तो भारत में जो विश्व योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वो आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं और प्रत्येक वर्ष 21 जून को हम विश्व योग दिवस के लिए मनाते हैं। अब 21 जून तो सबको याद है, लेकिन हमें क्या याद आना चाहिए कि भाई थीम क्या थी, क्योंकि थीम जो विषय होता है वो महत्वपूर्ण होता है, और इस बार की थीम थी योगा फॉर वेलनेस। योगा फॉर वेलनेस, ये इस बार की विश्व योग दिवस की थीम थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो केरल से संबंधित इतनी जानकारी हमने कर लिया, और इसी तरह से लिंक कर चीजों को पढ़ने की आदत डालिए, चीजें आपकी बेहतर होंगी और करंट अफेयर्स के लिए कभी भी आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब यहीं पर जैसे आप किसी राज्य विशेष को प्रमुखता से लेते हैं, किसी राज्य विशेष में आप प्रमुखता से प्रतिभाग करते हैं उनकी परीक्षाओं में, तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे आप उत्तर प्रदेश, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश को प्रमुखता से लेते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षाओं में आप प्रतिभाग करते हैं, तो जब हम उत्तर प्रदेश से इसी साप्ताहिक करंट अफेयर्स में जब हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश को आपको एक अलग पेज पर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक घटनाक्रम को नोट करते हुए जाना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, इससे जब परीक्षा के अंतिम दिनों में आप खोजते हो कि उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के करंट अफेयर्स कहां से मिलेंगे, तो आपके वो खुद के नोट्स रहेंगे, और जब आप उनका रिवीजन भी रेगुलर करते रहेंगे तो करंट अफेयर्स के लिए कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से यदि आप बिहार का एग्जाम देते हैं, यदि आप मध्य प्रदेश का देते हैं, तो प्रत्येक राज्य, जैसे मैंने केरल के बारे में इतनी सारी चीजें बताई, 5 से 6 योजनाओं को बताया केरल के बारे में, तो केरल का एक अलग पेज बनाइए, राज्यवार पेज बनाइए, और उस इस तरह से A4 साइज का पेज बनाइए और उसमें केरल हेडिंग डालिए, और केरल के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं बताई हैं उसको लिखिए, साथ ही साथ जो मैंने लिंक किया है उसको भी वहीं पे नोट कर लीजिए। तो इस तरह से चीजें आपकी बेहतर होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभ्यारण्य की बात करने वाले हैं। एक बाघ अभ्यारण्य बना है अभी हाल ही में, रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य था, इसको बाघ अभ्यारण्य में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो नाम सबसे पहले महत्वपूर्ण है, रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य। ये भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, 52वां बाघ अभ्यारण्य है, और ये जो राज्य, जिस राज्य से संबंधित है वो राज्य आपका है राजस्थान,
और ये राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, पूरे भारत का 52वां और राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य है। इससे पहले राजस्थान में कौन कौन से थे? तो सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स, ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान थे जो बाघ अभ्यारण्य थे जो राजस्थान से संबंधित थे। और चौथा बाघ अभ्यारण्य राजस्थान का बना है रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य। इससे पहले 91वां कौन सा था? 91वां आपका था, नाम थोड़ा सा टिपिकल है, मेघमलई श्रीविल्लुपुत्तूर बाघ अभ्यारण्य। ये आपका 91वां बाघ अभ्यारण्य था। और सबसे लेटेस्ट आपका है रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य। ये आपको पता होना चाहिए। अब बाघ अभ्यारण्य की हम बात जब भी करें, कहीं भी आप सुने, करें या आप पढ़ते हैं कहीं भी बाघ अभ्यारण्य की बात, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई बाघ अभ्यारण्य की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था? 1973 में लाया गया था। ये तुरंत आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ये भी आपको याद आना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप याद आना चाहिए कि बाघों की निगरानी और सुरक्षा के लिए एक योजना है, एम-एस्ट्रिप्स योजना भी चलाई गई थी, जो बाघों की निगरानी के लिए है, बाघों को नियंत्रण में रखने के लिए है, बाघों को सुरक्षित रखने के लिए है। तो सुरक्षा और निगरानी के लिए एम-स्ट्रिप योजना भी चलाई जा रही है। अब इसमें यदि इसमें हम देखें कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसको क्रियान्वित करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वही बाघ अभ्यारण्यों से संबंधित नियमों को बनाती है, रख रखाव करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रामगढ़ विषधारी। अब हम कुछ चीजें और देख लेते हैं जो इन दिनों चर्चा में है। जैसे एक नेशनल पार्क इन दिनों चर्चा में है जिसका नाम है बिराचे नेशनल पार्क। अब बिराचे नेशनल पार्क क्यों चर्चा में है? बिराचे नेशनल पार्क इसलिए चर्चा में है क्योंकि एक हिरन होता है जिसको बोलते हैं भौंकने वाला हिरन। ठीक है, तो गंभीर रूप से लुप्त प्राय जो भौंकने वाला हिरन था जिसका नाम है जायंट, GAINT, जायंट मुंतजैक, MUNTJAC। ठीक है, जायंट मुंटजैक नामक एक हिरन होता है जिसको बोलते हैं भौंकने वाला हिरन। और ये बहुत ही आप कह सकते हैं रेयर है, लुप्त प्राय है। और इसको देखा गया है कहां पे? बिराचे नेशनल पार्क में। तो गंभीर रूप से लुप्त प्राय जायंट मुंटजैक नामक जो हिरन है, जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, इसको देखा गया है बिराचे नेशनल पार्क में। और बिराचे नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? ये एक देश है कंबोडिया, वहां पर स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है कि बिराचे नेशनल पार्क कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जायंट मुंटजैक किसकी एक प्रजाति है? तो हिरण की एक प्रजाति है। ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान की, हम बात कर रहे हैं बाघ अभ्यारण्य की। तो इसी संदर्भ में मैं आपको एक जानकारी दे दूं। एक ऑपरेशन होता है जिसका नाम होता है ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया क्यों महत्वपूर्ण है? ऑपरेशन ओलिविया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ओलिड रिडले कछुए होते हैं, जो ओलिड रिडले कछुए हमारे होते हैं, उनको संरक्षित करने के लिए प्रत्येक वर्ष इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक बल, ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा मिशन चलाया जाता है जिसका नाम है ऑपरेशन ओलिविया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन ओलिविया किससे संदर्भित है, तो आपको जवाब देना है कि ऑपरेशन ओलिविया जो है ये आपके संबंधित है ओलिड रिडले कछुए से, और भारतीय तट रक्षक बल द्वारा ये ऑपरेशन प्रत्येक वर्ष चलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको याद आना चाहिए कि जब हम वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं तो हाथियों से संदर्भित इन दिनों काफी चर्चा है। और एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया गया था जिसका नाम था
सुरक्षा नामक जो पोर्टल बनाया गया था ये महत्वपूर्ण है। आपसे ऐसे ही पूछा जाए कि राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा किससे संबंधित है, तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा जो है ये मानव हाथी टकराव को कम करने के लिए है, मानव हाथी टकराव पर शोध करने के लिए है, मानव हाथी टकराव को रोकने के लिए है। तो मानव हाथी टकराव पर एक पोर्टल बनाया गया, राष्ट्रीय पोर्टल, जिसका नाम है सुरक्षा, ये आपको पता होना चाहिए। और जब बात हो रही है हाथियों की, एलिफेंट की बात हो रही है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो आपको बता दें प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में प्रारंभ किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, 1992। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने भी बात किया ऑपरेशन ओलिविया की, जो संबंधित है ओलिड रिडले कछुए, जो कछुओं की सबसे छोटी प्रजाति है। तो आपको बता दें कि एक मंदिर भी मैंने आपको बताया था पूर्व में, जिसका नाम था हयग्रीव माधव मंदिर। आज इसको आप बताओगे कि ये है कहाँ पे, ये कमेंट बॉक्स में बताओगे, हयग्रीव माधव मंदिर। और जो हयग्रीव माधव मंदिर है ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि इन्होंने एक बेड़ा उठाया था। क्या था? काले सॉफ्ट सेल जो कछुए होते हैं उनको संरक्षित करने का फैसला लिया था हयग्रीव माधव मंदिर समिति ने। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हयग्रीव माधव मंदिर कहां पर है, क्योंकि पूर्व में हमने इसकी बात की है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कछुओं की बात हो रही है, ओलिड रिडले की हमने बात किया, तो ओलिड रिडले बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनसे संबंधित कुछ जानकारी और कर लेते हैं। ठीक है, क्या ओलिड रिडले की जब बात आती है, सबसे पहली बात कि ओलिड रिडले जो कछुए हैं कहाँ पाए जाते हैं। एक बीच है जिसका नाम है गाहिर माथा, गाहिर माथा बीच है। गाहिर माथा के साथ साथ आपका है ऋषिकुल्या नदी का मुहाना, ऋषिकुल्या और देवी नदी दोनों है, ऋषिकुल्या और देवी नदी का मुहाना है, जहां पर ये पाए जाते हैं, जहां पे ये प्रजनन के लिए आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको कुछ और जानकारी मैं बता देता हूं जो इन दिनों चर्चा में है। जैसे एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है पापुम रिजर्व फॉरेस्ट, पापुम रिजर्व फॉरेस्ट। अब आपसे सीधा प्रश्न बन सकता है कि पापुम रिजर्व फॉरेस्ट है कहां पे, किस राज्य में आपको पापुम रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें पापुम रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और जब पापुम रिजर्व फॉरेस्ट की बात आती है, क्योंकि हमने बताया कि ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, तो क्यों चर्चा में रहता है ये पापुम रिजर्व फॉरेस्ट? तो ये चर्चा में इसलिए रहता है हॉर्नबिल पक्षियों के कारण ये चर्चा में रहता है। हॉर्नबिल पक्षियों को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में, इसलिए ये चर्चा में रहता है। और जैसे ही बात आती है हॉर्नबिल की, तो आपको पता होना चाहिए हॉर्नबिल से संबंधित दो त्योहार हैं। पहला है पक्के पागा हॉर्नबिल, ये आपके मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा है हॉर्नबिल, केवल हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये मनाया जाता है कोहिमा में, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, जहां पर मनाया जाता है। तो पक्के पागा हॉर्नबिल और हॉर्नबिल ये दोनों आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति है जिसको बोलते हैं न्यासी जनजाति। न्यासी जनजाति आपको याद रखना है, क्योंकि न्यासी जो जनजाति है इन्होंने भी हॉर्नबिल पक्षी को संरक्षित करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया है। तो एकमात्र जनजाति है जो हॉर्नबिल पक्षी का संरक्षित कर रही है, क्योंकि ये लोग भी पहले हॉर्नबिल पक्षी को शिकार करते थे और उसकी जो पंख होते हैं उसको जनजाति में अपने सम्मान स्वरूप उसको लगाया जाता था, जो भी इनके वस्त्र होते थे, जो इनकी कैप होती थी। लेकिन अब इन्होंने इसको संरक्षित करने के लिए कदम बढ़ाए हैं। तो न्यासी जनजाति के बारे में भी पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। और यदि हम बात करें हॉर्नबिल कि राष्ट्रीय पक्षी कहाँ का है, राजकीय पक्षी कहाँ का है, तो ये केरल के साथ साथ केरल के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सिंक द्वीप की। सिंक द्वीप, अब सबसे पहली चर्चा आती है कि सिंक द्वीप है कहाँ पे। यदि चर्चा में है तो हमें जानना जरूरी है कि सिंक द्वीप है कहाँ पे। तो आपको बता दें कि सिंक द्वीप जो है ये अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर के पास में है। पोर्ट ब्लेयर से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अब बात आती है कि हम इसको करंट अफेयर्स में क्यों पढ़ रहे हैं। यदि द्वीप है तो इसको हमें भूगोल विषय के अंतर्गत पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम क्यों पढ़ रहे हैं द्वीप को। तो सिंक द्वीप के बारे में बता दें कि ये जो द्वीप है यहाँ पर अभी हाल ही में एक नाव के चालक दल के सदस्यों को बचाया गया है। और नाव कौन सी थी? गंगावन, इसका नाम था गंगावन। और इनके 9 चालक दल के 9 सदस्यों को बचाया गया था गंगावन के। कहां पे बचाया गया था? सिंक द्वीप के पास ये गंगावन नामक जो नौका थी ये डूब रही थी और यहां से 9 सदस्यों को बचाया गया था। तो इस कारण सिंक द्वीप आपका चर्चा में है, ठीक है। और इंडियन कोस्ट गार्ड ने बचाया था इनको डूबते हुए, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे हमने बात किया कि भाई पोर्ट ब्लेयर से कुछ किलोमीटर की दूरी पे है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार ये कुछ द्वीपों पर विस्तारित है। द्वीपों पर विस्तारित ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है और द्वीपों पर विस्तारित है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई राजधानी जो है ये किस द्वीप पर स्थित है, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम अंडमान की बात करते हैं तो हम उत्तरी अंडमान की बात करते हैं, मध्य अंडमान की बात करते हैं, हम दक्षिणी अंडमान की बात करते हैं और हम छोटे अंडमान की बात करते हैं। 4 प्रमुख द्वीप आते हैं अंडमान समूह में। अब इनमें से किस पर पोर्ट ब्लेयर स्थित है वो आपको पता होना चाहिए। तो पोर्ट ब्लेयर आपके लोअर अंडमान पर स्थित है, या आप कह लीजिए दक्षिणी अंडमान, ठीक है। लोअर या दक्षिणी अंडमान पर आपकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहीं पर आप समझेंगे जानेंगे कि एक बीज भी काफी चर्चा में था जिसका नाम था राधानगर बीज, ठीक है, जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ द्वीप थे जिनका नाम बदला गया था। जैसे एक नील द्वीप था जिसका नाम रखा गया शहीद द्वीप, ये आपको पता होना चाहिए। एक द्वीप था हैवलॉक, इसका नाम रखा गया स्वराज द्वीप। इसके बाद एक द्वीप था जिसका नाम था रॉस द्वीप, इसका नाम रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो नील, हैवलॉक और रॉस द्वीप के नए नाम क्या हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जब हम अंडमान की बात करते हैं तो आप जानते हैं यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत भी हैं। जैसे आप बैरन द्वीप देखते होंगे, बैरन द्वीप पूरी तरह से ज्वालामुखी द्वीप है। नारकोडम आप देखते होंगे, नारकोडम भी द्वीप है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से आपको मैं एक होमवर्क देता हूं कि अंडमान की एक चोटी है जिसको बोलते हैं सैडल पीक, ठीक है। तो सैडल पीक ये अंडमान के द्वीपों में किस द्वीप पर स्थित है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सैडल द्वीप कहां पर स्थित है। और जो भी आपको होमवर्क दिया जाए प्लीज उसको किया करें, क्योंकि इससे आपकी चीजें बेहतर होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें आपको इस तरह से याद हो जाती हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो जो आपका करंट अफेयर्स है इसको सिर्फ करंट अफेयर्स तक सीमित मत रखिए, इसको अपने जो आपके सामान्य अध्ययन के प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण खंड हैं उन तक भी इनको जोड़ने का प्रयास करिए। तो करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका जीएस भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए कंप्लीट होता जाएगा, 1 दिवसीय परीक्षा के लिए, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें हमने देख लिया, तो हमने बात किया गंगावन कि भाई नौका डूब रही थी और भारतीय कोस्ट गार्ड ने उसको बचाया। सिंक द्वीप के पास डूब रही थी, सिंक द्वीप हमने देख लिया कहां पर है। तो कुछ चीजें और आपको बता देते हैं। जैसे अभी हाल ही में 24 मार्च को छठा अपतटीय गश्ती पोत, 6वां अपतटीय गश्ती पोत ये सौंपा गया है, इसका नाम है ब्रज, ठीक है। तो ब्रज नामक 6वां अपतटीय गश्ती पोत ये भारतीय कोस्ट गार्ड को हाल ही में सौंपा गया है। और अपतटीय गश्ती पोत को बनाने वाली जो कंपनी है वो है L&T, लार्सन एंड टर्बो नामक कंपनी ने इसको बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए।
और जैसे LNT की बात आती है, LNT की बात आती है, आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेप्टर नौका भी इसके द्वारा बनाई जा रही है, जो हाल ही में दी गई है उसका नाम है ICGC 453। यह एक इंटरसेप्टर नौका है जो LNT ने बनाया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जब हम देख रहे हैं कि LNT ने बनाया है, तो भारत में बहुत सारे डॉकयार्ड हैं जहां पे जहाजों को बनाया जाता है, पनडुब्बियों को बनाया जाता है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण है, कौन सा, ये आपका आता है मझगांव डॉकयार्ड। मझगांव डॉकयार्ड ये क्यों चर्चा में है? मझगांव जो डॉकयार्ड लिमिटेड है, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने 6 पनडुब्बियों को बनाने का निर्णय लिया है। किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत? प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 पनडुब्बियों को बनाने का इन्होंने निर्णय लिया है और अब तक 3 पनडुब्बियों को इन्होंने निर्मित कर दिया है। जो अभी लेटेस्ट पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत मझगांव डॉकयार्ड द्वारा बनाई गई है, उसका नाम है INS करंज। ठीक है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है और INS करंज इसमें तीसरी है। पहली दूसरी कौन थी? पहला था INS कलवरी, दूसरा था INS खंदेरी। ठीक है, तो INS कलवरी, INS खंदेरी, INS करंज, ये तीनों आपको पता होना चाहिए, जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत मझगांव डॉकयार्ड द्वारा इनको बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं कोविड से संबंधित। कोविड ही चल रहा है इस समय पूरे भारत में, तो कोविड से संबंधित कुछ जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले अभी हाल ही में IIT दिल्ली आपका है, इन्होंने एक सस्ती कोविड टेस्ट किट बनाई है, जिसके कारण ये चर्चा में है। किफायती रैपिड एंटीजन टेस्ट किट इन्होंने बनाई है, जिसका मूल्य है 50 रुपए। मतलब 50 रुपए में आप IIT दिल्ली की किट द्वारा एंटीजन की जांच कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता हो गया। अब कुछ अन्य किट भी बनाई गई हैं जिनके द्वारा एंटीजन टेस्ट हो रहा है, कोविड जांच हो रही है, जिनमें एक कंपनी है मेरिल नामक एक कंपनी है। मेरिल नामक कंपनी ने जो टेस्ट किट बनाई है उसका नाम है कोबी फाइंड। मेरिल नामक कंपनी ने कोबी फाइंड नामक टेस्ट किट बनाया है। एक कंपनी है माई लैब ने जो टेस्ट किट बनाया है उसका नाम है कोबी सेल्फ। ठीक है, कोबी सेल्फ। और एक तीसरी कंपनी है अमेरिका की जिसको बोलते हैं एबॉट लैब, ABBOTT। एबॉट लैब ने जो बनाया है उसका नाम है पैन बायो किट। तो 3 किट आपको याद रखने हैं, 3 महत्वपूर्ण कंपनियों के नाम याद रखने हैं कि किसके द्वारा कौन सी किट बनाई गई है। ठीक है, अब आगे इससे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड से उबरने के लिए कुछ राहत पैकेज की घोषणा की है, जिनमें इन्होंने जो राहत पैकेज दिया है वो आपको महत्वपूर्ण होना चाहिए। इन्होंने 6 लाख, ये डिजिट याद होनी चाहिए आपको, 6,28,993 करोड़ रुपए की एक किस्त भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए दी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 6,28,993 करोड़ रुपए ये एक भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें यदि हम देखें तो अगला क्या याद आना चाहिए? अगला बिहार में आप जानते हैं कि भारत में 3 वैक्सीन अभी तक प्रयोग में है और तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिसमें रसिया की स्पुतनिक भी शामिल है। ठीक है, बाकी 2 कौन कौन से हैं? आप सब यदि वैक्सीनेशन करा रहे होंगे तो निश्चित रूप से उन्हीं दोनों में से कोई एक लग रहा होगा। अब कई बार मैंने इसको बताया है, तो आपको नाम पता होना चाहिए, किस कंपनी ने बनाया है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले देखें कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में आपातकालीन उपयोग के लिए देश का पहला mRNA और देश की चौथी वैक्सीन को मंजूरी दी है। देश का पहला mRNA के माध्यम से आप
कोविड का वैक्सीनेशन, कोविड को रोकने के लिए काम करने वाला, और चौथी वैक्सीन को अनुमति दी है। और ये चौथी वैक्सीन कौन सी है ये आपको बताना है। पहली mRNA वैक्सीन है और ओवरऑल चौथी वैक्सीन है। इसका नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है मॉडर्ना mRNA 1273, ये आपको पता होना चाहिए। ये देश की चौथी वैक्सीन है आपातकालीन उपयोग के लिए, लेकिन देश की पहली mRNA वैक्सीन है जिसका नाम है मॉडर्ना mRNA 1273, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी तक कौन सी 3 अन्य लग रही हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब आगे के लिए क्या आपको याद रखना है कोविड से संबंधित जो इन दिनों पिछले 2 महीने में घटनाक्रम हुए हैं, कि जो हमारे सशस्त्र बल हैं, जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं, उनके द्वारा कोविड-19 से लड़ने में सहायता हेतु एक अभियान चलाया गया है और इस अभियान का नाम है कोजीत। तो यदि आपसे कभी पूछा जाए कि कोजीत अभियान किसके द्वारा चलाया गया है, तो भारतीय सैन्य बलों द्वारा चलाया गया है कोजीत अभियान। इसलिए कोविड-19 से लड़ने में सहायता हेतु चलाया गया है, ठीक है। अब आप जानते होंगे कि आपकी परीक्षाओं में जो है यात्रा से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई राष्ट्रपति किन देशों की यात्रा पे थे, प्रधानमंत्री किन देशों की यात्रा पर गए हैं। तो आपको बता दें, कोविड काल के प्रथम चरण के बाद जो पहली यात्रा भारतीय प्रधानमंत्री की हुई है वो बांग्लादेश की हुई है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही हमने कहा कि बांग्लादेश की यात्रा किया है भारतीय प्रधानमंत्री ने, कोविड के बाद पहली यात्रा बांग्लादेश की हुई है, तो बांग्लादेश आपके लिए महत्वपूर्ण है। किन संदर्भों में महत्वपूर्ण है, आइए देख लेते हैं कि बांग्लादेश किन संदर्भों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, बांग्लादेश के लिए एक ट्रेन चलाई गई है जो पश्चिम बंगाल से चलेगी और बांग्लादेश को जोड़ेगी, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मिताली एक्सप्रेस किन 2 देशों को जोड़ती है, तो भारत और बांग्लादेश को जोड़ती है, ठीक है। और जैसे हमने रेल लिंक की बात की, आप जान रहे किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के लिए चलाई गई थी। पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के लिए चलाई गई थी, तो पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के लिए चलाई गई थी ये आपको पता होना चाहिए। चलाई गई थी देवलाली से दानापुर, ठीक है। और दूसरा आपके लिए महत्वपूर्ण है कि 100वीं किसान रेल किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई, तो ये चलाई गई थी संगोला से शालीमार, संगोला से शालीमार। अब यदि हम देखें संगोला कहां पे है, तो संगोला आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। शालीमार कहां पे है, आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल। अब शालीमार यदि हमने देख लिया कि भाई ये पश्चिम बंगाल में है, तो यहाँ से कुछ चीजें और आपकी लिंक हो सकती हैं। जैसे अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई जिसका नाम है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो योजना है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं किसके लिए, उच्च शिक्षा के लिए आपको 10 लाख रुपए मुहैया कराए जा रहे हैं। और 18 से 40 वर्ष का कोई भी लाभार्थी इसका लाभ ले सकता है जो पश्चिम बंगाल में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है। और ये जो स्वीकृति है, ये जो दी जा रही है क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके अंतर्गत 10 लाख रुपए का लाभ दिया जा रहा है, इससे आप भारत में रहकर भी शिक्षा अर्जित कर सकते हैं और भारत के बाहर यदि शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। इसके बाद इन्होंने एक योजना और चलाई थी, कृषक बंधु योजना, किसानों के लिए थी कृषक बंधु योजना। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों चर्चा में है, क्योंकि पहले इसमें 5,000 रुपए दिए जाते थे, अब इसको बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक योजना और शुरू की है, माँ योजना। माँ योजना का उद्देश्य क्या है कि 5 रुपए में जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनको खाना उपलब्ध कराया जाए। तो पश्चिम बंगाल की सरकार माँ योजना के तहत उनको खाना भी उपलब्ध करा रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जो टॉपिक है वो देखते हैं,
सबसे पहली बात, भारत का एक राज्य है जो अभी हाल ही में रेबीज मुक्त हो गया है। ठीक है, रेबीज मुक्त मतलब सभी को इन्होंने टीका लगवा दिया है। तो भारत का कौन सा राज्य है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जो रेबीज मुक्त हुआ है? तो आपको याद रखना है गोवा। ठीक है, भारत का गोवा जो है ये रेबीज मुक्त पहला राज्य है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ नल से जल, प्रत्येक घर को नल से जल उपलब्ध कराने में भी ये राज्य प्रथम स्थान पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एकमात्र राज्य है जिसने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी हाउस होल्ड को नल से जल, टैप वाटर कनेक्टिविटी प्रदान कर दी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और गोवा की जब हम बात करते हैं तो अभी हाल ही में गोवा में सुजीत ओपीवी ऑफशोर पेट्रोल वेसल, सुजीत का जलावतरण भी किया गया था। सुजीत नामक ओपीवी ऑफशोर पेट्रोल वेसल, इसका भी अनावरण किया गया था, ये भी जलावरण किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही हम बात कर रहे हैं किसी शिप के जलावरण की, तो आपको पता होना चाहिए बना कहाँ पे होगा, किसी डॉकयार्ड में ही बना हो गया। तो भारत में कुल कितने डॉकयार्ड हैं, होमवर्क है, भारत में कुल कितने डॉकयार्ड हैं, इनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। जैसे अभी इससे पहले हमने मझगांव डॉकयार्ड की चर्चा की थी, तो इसी तरह से कुल कितने डॉकयार्ड हैं ये आपको बताना है जहां पर शिप बनाए जाते हैं। और ऐसा डॉकयार्ड कौन सा है जहां पर शिप को तोड़ा जाता है, शिप को नष्ट किया जाता है, वो डॉकयार्ड कौन सा है ये भी आपको बताना है। और अभी हाल ही में यहाँ पे एक महत्वपूर्ण शिप है, हमारा युद्धपोत है, जिसको डीकमीशन किया गया है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, क्योंकि कई बार मैंने बताई है। तो निश्चित रूप से यदि आप याद करके आप स्वयं से चीजों को लिखते हैं तो वो कभी आप भूलते नहीं है। ठीक है, मैं अभी बता दूं तो निश्चित रूप से आप अभी याद रहेगा, 2-4 दिन बाद आप भूल जाएंगे। यदि आप स्वयं से करेंगे तो वो चीजें आपकी लाइफ टाइम के लिए आपके माइंड में सेट हो जाती है। ठीक है, अब सबसे पहली बात, गोवा की बात हो रही है, तो आप जानते हैं कि गोवा में 2 दिवस महत्वपूर्ण है। एक तो आपका है गोवा स्थापना दिवस और एक है गोवा मुक्ति दिवस। तो गोवा मुक्ति दिवस ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो हम आज बात करने वाले हैं गोवा मुक्ति दिवस की। तो सबसे पहली बात, गोवा मुक्ति दिवस मनाया कब जाता है? तो आपको जानकर ये चीज पता भी होगा कि 19 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और गोवा को मुक्त हमने किससे कराया था? पुर्तगालियों से हमने कराया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पुर्तगालियों से हमने गोवा को मुक्त कराया था। और इसके साथ साथ जैसे बात हो रही है पुर्तगालियों की बात हो रही है, आपको पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय, नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स, अंतरराष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स ये बन रहा है कहां पे? गुजरात में बन रहा है। लेकिन किसकी सहायता से बन रहा है? पुर्तगाल की सहायता से बन रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स ये पुर्तगाल की सहायता से हम गुजरात में बना रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही बात गुजरात की आई, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय प्रधानमंत्री अभी हाल ही में गुजरात के दौरे पे थे और यहाँ इन्होंने जैन उद्यान, नोट कर लीजिएगा, जैन उद्यान और कैजान एकेडमी, इसकी आधारशिला रखी, कैजान एकेडमी। अब जैन उद्यान क्या है, कैजान एकेडमी क्या है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की है। तो जैन एकेडमी का मतलब आप समझ सकते हैं, एक प्रकार से जैन उद्यान मतलब जहां पे जैन धर्म से संबंधित जानकारियां संग्रहित की जाती हो, दी जाती हो। ठीक है, कैजान एकेडमी की यदि हम बात करते हैं तो कैजान एकेडमी का संबंध है जापानी दर्शन से, मतलब यहाँ पे आपको जापानी दर्शन के बारे में जानकारी मिलेगी, जापान की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलेगी। और इन दोनों की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? गुजरात में भारतीय प्रधानमंत्री ने रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। और गुजरात में ही एक स्थान है भावनगर, और भावनगर में पूरे भारत का पहला कंटेनर हब बनाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पूरे भारत का पहला कंटेनर हब जो बनाया गया है वो भावनगर में बनाया गया है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए
अब स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ घटनाक्रम हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप प्रतियोगिता चल रही है और उसमें अभी हाल ही में, तो सबसे पहला प्रश्न यही हो गया कि भाई अभी हाल ही में किस स्थान पर विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, तो पेरिस में किया गया, पहले प्रश्न का जवाब। अब पेरिस में जो प्रतियोगिता चल रही है, यहाँ पे हमारी तीरंदाज हैं जिनका नाम है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी ने एक ही दिन में 3 कैटेगरियों में स्वर्ण पदक जीता है और एक प्रकार से इन्होंने इतिहास रचा है। तो दीपिका कुमारी का नाम आपको पता होना चाहिए। दीपिका कुमारी के साथ साथ हमारी जो तीरंदाज हैं उनमें आपको नाम याद रखना है, क्योंकि इनसे ओलंपिक में भी पदक की उम्मीद है। कोमालिका बारी, और तीसरा नाम याद आ जाएगा अंकिता भगत। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं जब बात करेंगे महिला तीरंदाजी की। कोमालिका बारी, दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, ये तीनों भारत की महिला तीरंदाज हैं और निश्चित रूप से इनसे पदक की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, तो ये 3 आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ और क्या चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, तैराकी एक खेल है और तैराकी में भारत की तरफ से कुल 3 खिलाड़ियों को ओलंपिक 3 खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुए हैं। और कौन कौन से पदक की उम्मीद नहीं है, लेकिन नाम पता होना चाहिए। पहले हैं पुरुष में साजन प्रकाश, तो यदि नाम देके पूछ लिया जाए कि भाई साजन प्रकाश किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो आपको जवाब देना है तैराकी। दूसरे हैं वीर धावल खड़े, ये दोनों हो गए पुरुष में जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। महिला में है माना पटेल। ठीक है, तो ये 3 खिलाड़ी हमें याद रखने हैं, साजन प्रकाश, वीर धावल खड़े और माना पटेल, तीनों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, इसके बाद है सीमा पुनिया, महिला खिलाड़ी हैं सीमा पुनिया, और सीमा पुनिया ने डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं तो एक खिलाड़ी हैं, थे तो भारत के लेकिन इनका जन्म हुआ है अमेरिका में, तो अमेरिका के कहे जाएंगे। नाम है अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा जो हैं ये सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं, मतलब सबसे कम उम्र के, ये एक प्रकार से कह सकते हैं शतरंज के खिलाड़ी हैं, ग्रैंड मास्टर बने हैं सबसे कम उम्र के, अभिमन्यु मिश्रा, इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। ओलंपिक की बात हो रही है तो एक नाम आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मरियप्पन थंगबेलु। क्यों याद रखना है मरियप्पन थंगबेलु? क्योंकि जो प्रतियोगिता हो, ओलंपिक में 2 ओलंपिक होते हैं, एक नॉर्मल खेल होते हैं, एक होते हैं पैरा ओलंपिक, और पैरा ओलंपिक का आयोजन नॉर्मल खेलों के बाद किया जाता है। तो मरियप्पन थंगबेलु जो है ये पैरा खिलाड़ी हैं, पैरा ओलंपिक के लिए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि भारत के ये ध्वजवाहक होंगे, पैरा खेलों में भारत के ध्वजवाहक होंगे मरियप्पन थंगबेलु, इसलिए इनका भी नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए इनका भी नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इतने खिलाड़ी हैं और इस तरह से बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो आने वाले दिनों में चर्चा में रहेंगे, उनकी चर्चा ऐसे होती रहेगी। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रपति से संबंधित कुछ। राष्ट्रपति इन दिनों इन्होंने एक बयान दिया था वेतन को लेकर, उसके बाद ये काफी चर्चा छिड़ी थी पूरे भारत में और लगातार ये चर्चा का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में अपने गृह क्षेत्र का दौरा किया था और इनका जो घर पड़ता है पैतृक, वो पड़ता है परौंख। कहाँ पड़ता है? परौंख गांव इनका घर पड़ता है। ठीक है, परौंख गांव इनका घर पड़ता है और ये जो परौंख गांव है ये पड़ता है कानपुर में, कानपुर के अंतर्गत आता है, कानपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो परौंख गांव जो कानपुर के अंतर्गत आता है ये राष्ट्रपति का गृह क्षेत्र है और अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति ने इसका दौरा किया था। तो परौंख गांव पूछा जाए कि भाई किस राज्य में स्थित है या किस राज्य, आप कह सकते राजनीतिक का घर है, किस पूर्व राष्ट्रपति का गृह क्षेत्र है, तो आपको याद आना चाहिए कि रामनाथ कोविंद जी का ये गृह क्षेत्र है। और क्योंकि ये कानपुर में है, कानपुर है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में पिंक बूथ शुरू किया गया है। पिंक बूथ क्या था? महिलाओं के टीकाकरण के लिए अलग से पिंक बूथ बनाया गया है। इसके अतिरिक्त
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे एक कोचिंग, फ्री कोचिंग बच्चों के लिए, कंपटीशन के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जिसका नाम है अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना के अंतर्गत फ्री कोचिंग दी जा रही है और जो फ्री कोचिंग मिल रही है उसका नाम है पथ प्रदर्शक कोचिंग। पथ प्रदर्शक कोचिंग किस योजना के अंतर्गत है? ये अभ्युदय योजना के अंतर्गत है। किसने चलाया है? ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। जब राष्ट्रपति की बात हो रही है तो आपको पता है वनवासी समागम भी हुआ था उत्तर प्रदेश में, और वनवासी जो समागम हुआ था वहां पर भी भारतीय राष्ट्रपति ने जो है प्रतिभाग किया था। भारतीय राष्ट्रपति वहां पे गए थे, उपस्थिति दर्ज कराई थी। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ पे 3 ऑडिटोरियम बन रहे हैं। जैसे पहला है बाबा गंभीरनाथ, बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम, ये आपका बन रहा है गोरखपुर में, जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। दूसरा है महाराजा सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव ऑडिटोरियम, ये आपका बन रहा है बहराइच में। ठीक है, तीसरा आपका है डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम, डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम, ये आपका बन रहा है लखनऊ में। ठीक है, तो बाबा गंभीरनाथ गोरखपुर, महाराजा सुहेलदेव बहराइच, डॉक्टर अंबेडकर लखनऊ, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब लखनऊ की हमने बात किया लास्ट में कि डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम जो है ये लखनऊ में बन रहा है। तो लखनऊ आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। अब लखनऊ से संबंधित क्या चीजें आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो हम देख लेते हैं। लखनऊ यदि हम देखें तो यहाँ पे एक संस्थान है जिसको बोलते हैं CISH। CISH इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये संस्था का नाम है, और इन्होंने जामुन की एक विशेष प्रजाति बनाई है जिसका नाम है जामुवंत जामुन। जामुवंत जामुन, और ये जो जामुवंत जामुन है ये विशेषकर बिथूर का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, वहां पर उगाया जा रहा है। वहां के कृषक इसको उगा रहे हैं जामुवंत जामुन, और इसको लंदन निर्यात किया जा रहा है। ठीक है, लंदन निर्यात किया जा रहा है। और जैसे ही हम बात निर्यात की कर रहे हैं, कृषि निर्यात की कर रहे हैं, तो एक महत्वपूर्ण संस्था है भारत की जो निर्यात को देखती है, जिसका नाम है एपेडा। ठीक है, तो एपेडा जो संस्था है ये कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ही बनाई गई है और ये लगातार बेहतर काम कर रही है। अब हमने देखा कि जामुवंत जामुन उत्तर प्रदेश से संदर्भित है, CISH लखनऊ द्वारा बनाया गया है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ द्वारा बनाया गया है, लंदन निर्यात किया है। तो कुछ अन्य इस तरह की कृषि फसलें हैं जो निर्यात की जा रही हैं। जैसे एक अंगूर है जिसको बोलते हैं लैटिको, ये एक अंगूर की प्रजाति है और इसको भी हम भेज रहे हैं गुवाहाटी से दुबई। मतलब गुवाहाटी में उगाया जाता है, इसको दुबई निर्यात किया जा रहा है। और लैटिको जो अंगूर की प्रजाति है, विशेष रूप से ये म्यांमार की प्रजाति है। ठीक है, म्यांमार की प्रजाति है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि कहां पर हम इसको निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहां पे निर्यात कर रहे हैं ये जानकारी होनी चाहिए। लैटिको नामक जो अंगूर है ये गुवाहाटी से हम दुबई को निर्यात कर रहे हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ अन्य कृषि फसलें हैं जो इन दिनों चर्चा में है। जैसे एक फसल है मैक्स 1407, सोयाबीन की एक फसल है। ठीक है, दूसरा है एलो गोल्ड 48, ये तरबूज की एक प्रजाति है। ठीक है, एक किस्म है। सेनिमेस नामक कंपनी के द्वारा भारत में इस नाम सेनिमेस नामक से बेची जा रही है। एक नेत्र बामन बनाया गया, नेत्र बामन एक प्रजाति है, ये काजू की प्रजाति है। तो यदि आपसे पूछा जाए नेत्र बामन किस फसल की एक किस्म है, तो काजू की एक किस्म है। अर्क शुभा ये जो है गेंदे का जो फूल होता है उसकी एक प्रजाति है। और एक नींबू इन दिनों काफी चर्चा में है जिसका नाम है KANQIU। ठीक है, कैनक्यू नामक एक नींबू है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कृषि से संबंधित एक ऐप भी बनाया है भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार के
कृषि मंत्रालय द्वारा बनाया गया है, ठीक है, जिसका नाम है आत्मनिर्भर कृषि ऐप। आत्मनिर्भर कृषि ऐप, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देश के किसानों को आत्मनिर्भर कृषि जो ऐप है, इसका उद्देश्य है कि जो देश के किसान हैं उनको खेती संबंधी मौसम की सूचना सही समय पर सटीक सूचना उपलब्ध कराने के लिए ये बनाया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करें कि भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन हैं कृषि के लिए, तो के विजय राघवन, ये हमारे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा संबंधित है T20 वर्ल्ड कप से संबंधित। आप जानते हैं कि T20 जो वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन होना था भारत में, लेकिन अब इसका आयोजन किया जाएगा UAE में। अब इसका आयोजन यदि UAE में किया जाएगा तो UAE आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है? सबसे पहले UAE की राजधानी है दुबई, ठीक है, सॉरी UAE की राजधानी है अबू धाबी, माफ करिएगा। और दुबई क्यों लिखा मैंने? क्योंकि दुबई में क्या है कि ICC का हेडक्वार्टर है। जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, गवर्निंग बॉडी जो है, उसका मुख्यालय है दुबई में। तो दुबई हुआ, अबू धाबी हुआ, UAE हुआ, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब UAE को किन संदर्भ में हम देखेंगे? सबसे पहले कौन हमारे यहाँ पे राजदूत हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो पवन कपूर हमारे राजदूत हैं UAE में, ये आपको पता होना चाहिए। पवन कपूर हमारे राजदूत हैं। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि UAE जो है अंतरिक्ष मिशनों के लिए लगातार बेहतर काम कर रहा है। और इन्होंने यदि देखा होगा, आपने सुना होगा, तो एक चंद्रमा का मिशन इन्होंने भेजने की बात की है, जिनमें इन्होंने जो रोवर है उसका नाम रखा है रशीद। तो रशीद नामक रोवर के साथ ये चंद्रमा का मिशन कर रहे हैं। यहाँ पे बराक नामक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो गल्फ का पहला कह सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसके बाद आप जानते हैं इनका एक मिशन था अल अमन या होप प्रोब, जो अब कंप्लीट हो गया है, एक प्रकार से कह लीजिए होप प्रोब, क्योंकि इन्होंने इस मिशन के सहायता से जो इनका मंगल मिशन था वो अब मंगल की कक्षा में पहुंच गया है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये मिशन कंप्लीट हो चुका है। और ऐसा करने वाला, मंगल की कक्षा में अपने मिशन भेजने वाला, ये पूरे विश्व का 5वां देश बना है UAE, होप प्रोब मिशन के द्वारा या अल अमन मिशन के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ जैसे हमने बात किया कि चंद्रमा का जो मिशन है, वहां पे रशीद नामक रोवर भेजेगा UAE। तो आपको बता दें, चंद्रमा के मिशन के लिए चीन का भी एक मिशन है, जिसको बोलते हैं चोंग E5। ये आपका चीन का मिशन था चंद्रमा का, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि UAE जो है एक सैटेलाइट, सॉरी UAE नहीं, SpaceX एक कंपनी है जो एक सैटेलाइट भेजेगी, DOGE फर्स्ट। ये एक सैटेलाइट होगी चंद्रमा के लिए, जो SpaceX कंपनी द्वारा भेजी जाएगी। चंद्रमा से संबंधित 3 चीजें हमने देखा। पहले देखा कि चंद्रमा पर रशीद नामक रोवर भेजेगा UAE। हमने देखा कि चोंग E5 मिशन चंद्रमा के लिए है चीन का। डोग फर्स्ट जो आपने देखा, ये देखा SpaceX एक सैटेलाइट भेजेगा, आने वाले समय में लॉन्च करेगा, जो चंद्रमा से संबंधित होगा। तो इतनी जानकारी आपने चंद्रमा से संबंधित देखी है। इसके बाद आप जानते हैं कि इसरो ने PSLV से पिछले दिनों ब्राजील के कुछ सैटेलाइट को भेजा था, जिनमें अमेजोनिया प्रथम, एक नाम याद रखना है, अमेजोनिया प्रथम, और इसके अतिरिक्त 18 अन्य उपग्रह थे जो प्रक्षेपित किए गए थे PSLV द्वारा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत ने या इसरो ने अमेजोनिया प्रथम जो सैटेलाइट भेजी है, जो उपग्रह भेजे हैं, वो किस देश के हैं, तो ब्राजील से संबंधित उपग्रह थे। ये आपको पता होना चाहिए। हम चीन की बात कर रहे थे, तो चीन के बारे में कुछ जानकारी और आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहले यदि हम देखें तो इनका एप-स्टार 3D 6D, यह एक दूर संचार उपग्रह है चीन का, एप-स्टार 6D। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा गाओफेन क्या है, गाओफेन है, गाओफेन 9 क्या है, इनका ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है चीन का, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गाओफेन 9
चीन का एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। F*6D जो हमने देखा एक दूर संचार उपग्रह है चीन का। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। और जब चीन की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए चीन का पड़ोसी देश है मंगोलिया। और मंगोलिया ने अभी हाल ही में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान को एक भारतीय को दिया है, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार ये मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये दिया गया है भारत के एक व्यक्ति है जिनका नाम है आर.के. सबरवाल। एक कंपनी है इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, उसके ये प्रमुख हैं आर.के. सबरवाल। और आर.के. सबरवाल को द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया है मंगोलिया ने। क्यों दिया है? क्योंकि भारत ने अभी हाल ही में मंगोलिया में पहली ऑयल रिफाइनरी बनाई है और जिस कंपनी ने ऑयल रिफाइनरी का निर्माण किया उसके प्रमुख थे आर.के. सबरवाल, जिसके कारण मंगोलिया गवर्नमेंट ने इनको अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे उनको मैंने आप तक पहुंचाया। यदि अच्छा लगता हो तो प्लीज एक लाइक, और जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं आज होमवर्क में वो आप अवश्य जवाब दीजिएगा। निश्चित रूप से अब आपका करंट अफेयर्स रेगुलर रहेगा और जो कुछ छूटा हुआ है पहले का भी उसको भी मैं इसी साप्ताहिक प्रोग्राम में लिंक करके जोड़ करके आप तक पहुंचा रहा हूं। आपको किसी भी प्रकार की करंट अफेयर से संबंधित समस्या यदि आप रेगुलर बने हैं तो नहीं होने वाली है। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।